बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ साइन कन्वेंशंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसमें साइन कन्वेंशंस हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दो तरह के इमेज बनते हैं, ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं या दो तरह के मिरर हैं, तो उनके लिए साइंस भी डिफरेंट होते हैं। एक है जिसके लिए हम पॉजिटिव लगाते हैं और दूसरी जो है वो इसके लिए हम नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा इमेज होगा उसके लिए हम नेगेटिव यूज़ करेंगे और कौन सा इमेज होगा जिसके लिए हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे, या किस मिरर के लिए हम नेगेटिव यूज़ करते हैं और किस मिरर के लिए हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं। ये आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स और इसके एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब हमें इनकी ज़रूरत महसूस होगी, और इसके बगैर अगर आप करेंगे, अगर आप इसके साइन कन्वेंशंस याद नहीं करते तो आपके न्यूमेरिकल्स इसके सही नहीं होंगे, या आप इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकेंगे, आपके आंसर्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p। अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम p से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसके लिए पॉजिटिव यूज़ करेंगे, ठीक है, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ करेंगे। इसी तरह से इमेज डिस्टेंस जो है, अगर हमारे पास रियल इमेज होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव यूज़ करेंगे। अगर वर्चुअल इमेज होगा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ करेंगे। इस तरह से फोकल लेंथ है हमारे पास, अगर फोकल लेंथ हमारे पास कनकेव मिरर की है तो उसके लिए हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की है तो उसके लिए नेगेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, एक फोकल लेंथ है और एक इमेज डिस्टेंस है और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज रियल हैं तो पॉजिटिव, अगर वर्चुअल हैं तो नेगेटिव। इस तरह से फोकल लेंथ अगर कनकेव मिरर की है तो पॉजिटिव, अगर कन्वेक्स मिरर की है तो नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी है 12.3। ये एक्टिविटी आप लोग खुद करेंगे, ये बहुत आसान है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप परफॉर्म भी करके देख लेंगे। उसके बाद ये एक रे डायग्राम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन में, ये प्लेन मिरर की डायग्राम है, ये आप लोग लाजमी करेंगे, पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट भी है कि इसकी रे डायग्राम जो है वो किस तरह से बनती है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। 12.4 टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब आप क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में अगर हम देखें, रिफ्लेक्शन में तो ये होता था कि लाइट रे जो है वो बाउंस बैक हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे बेंड हो जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, अपने एक्चुअल रास्ते से, अपने एक्चुअल पाथ से हट जाती है। तो ये इसमें आप बड़ी कॉमन सी एक एग्जांपल है, बड़ा एक्सपेरिमेंट कॉमन सा है। आप लोग 5, 6, 7, 8 में छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आते होंगे रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट सीखने के लिए, कि ग्लास में पानी डालें और फिर उसके अंदर आप एक पेंसिल को डिप कर दें तो वो आपको इस तरह से टूटी हुई नज़र आएगी, जैसे आपको एक डायग्राम में नज़र आ रही है, इस तरह से टूटी हुई नज़र आएगी। लेकिन जब आप इसको बाहर निकालते हैं तो वो पेंसिल टूटी हुई नहीं होती बल्कि सही होती है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इसका मीडियम चेंज हो रहा है लाइट रे का। यहाँ पे जब इसके अंदर यहाँ तक वाटर है तो लाइट रे का मीडियम क्या है, वाटर है। जैसे ही यहाँ पे वाटर ख़त्म हुआ तो यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर है। जब उसका मीडियम चेंज हुआ तो लाइट रे क्या हो गई, बेंड हो गई, उसकी डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज हो गई, उसकी स्पीड भी चेंज हो गई। ठीक है, इस वजह से वो हमें किस तरह से नज़र आती है, इस तरह से। अगर आप में से किसी ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो बहुत आसान सा है, आप लोग इसको घर में आराम से कर सकते हैं और आप लोग इस चीज़ को समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करना है। इसकी मैं पहले आपको डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, ग्लास किस तरह से स्लैब ले ली हमने, जो कि रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक रे हमने कंसीडर की, जो कि कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, जिसकी एरो से शो कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को। इस रे को हमने किसका नाम दिया, इंसिडेंट रे का नाम दिया। अब यहाँ पे जो मीडियम था इस रे का वो कौन सा था, एयर था। यहाँ पे मीडियम क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे इसकी वो जो मीडियम चेंज हुआ तो इसका एक्चुअल पाथ जो है वो तो इस तरह से था ना, इस तरह से जाएगा ये, लेकिन वो क्या हुआ, वो जैसे उसका मीडियम चेंज हुआ तो अपने एक्चुअल पाथ से हट गई रे, वो यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी बेंड हो गई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बेंड हो गई थोड़ी सी, अब यहाँ पे मूव कर रही है और इसका जो अब मीडियम बन चुका है वो क्या बन चुका है, ग्लास बन चुका है। लेकिन जैसे ही ग्लास से फिर ये इसका मीडियम चेंज होगा, जैसे कि दोबारा से इसका मीडियम एयर बनेगा तो ये फिर बेंड हो जाएगी। अब इसका जो एक्चुअल पाथ है वो तो ये वाला था,
ठीक है, लेकिन ये इस तरह से नहीं जाएगी, ये इसने अपना फिर पाथ जो है वो चेंज कर लिया, फिर बेंड हो गई है। यानी कि जब जब ये अपना मीडियम चेंज करेगी तब लाइट रे जो है वो बेंड होगी, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी क्या है, इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है। और अब हमने इसका एंगल देखना है, तो एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल का मैं आपको बताया है कि नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के 90 का एंगल बनाता है सरफेस के साथ। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इसका इंसिडेंट एंगल ले लिया, ठीक है, इस आई का नाम दिया और इस एंगल को हमने नाम दिया इंसिडेंट एंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बन रहा है, इस रे का, इस एंगल को हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये है, हमारे पास एयर जो है वो रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम का क्या मतलब है, रेयर मीडियम का मतलब ये है कि इसके पार्टिकल जो हैं वो दूर हैं। एयर हमारे पास गैस है, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो ये रेयर मीडियम है। ठीक है, और जो हमारे पास ग्लास है ये क्या है, सॉलिड है। आपको पता है सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इस ग्लास वाले मीडियम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। आप इस तरह से अपनी बुक पे लिख सकते हैं कि ये जो एयर है, यहाँ पे मीडियम एयर है, और आप लिख सकते हैं ये रेयर मीडियम है, और यहाँ पे ये ग्लास है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये डेंसर मीडियम है। उसके बाद यहाँ पे फिर एयर है, तो ये फिर कौन सा मीडियम बन जाएगा, रेयर मीडियम बन जाएगा। होता ये है कि जब रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि यहाँ पे तो इस तरफ अंदर की तरफ बेंड हुई है और यहाँ से बाहर की तरफ बेंड हुई है। तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जब रे जो है, लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है। टूवर्ड नॉर्मल बेंड होने का मतलब ये कि वो नॉर्मल की तरफ, आप ये देखें ना, ये पीछे की तरफ बेंड, इसने जाना तो इस तरफ को था, आगे की तरफ ऐसे जाना था, लेकिन ये किस तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, तो जब लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, और जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। अब यहाँ पे देखें, नॉर्मल तो हमारे पास ये है, अब इसको तो इस तरह से आना चाहिए था ना, लेकिन ये क्या हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। If we dip one end of a pencil or some other object into water at an angle to the surface, the submerged part looks bent as shown। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह से इसको इसके अंदर, पानी के अंदर जो है वो करते हैं, डिप करते हैं, तो इसका पार्ट जो है वो इस तरह से बेंड हुआ हुआ नजर आएगा जो पानी के अंदर है। इट्स इमेज इज डिस्प्लेस्ड बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द अंडर वाटर पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन एज इट लीव्स द वाटर। यानी कि जब वाटर इसके अंदर थी, वाटर के अंदर जो रे थी उसकी डायरेक्शन और थी, जैसे ही वो वाटर से बाहर निकली, वाटर को इसने छोड़ा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इस बेंडिंग ऑफ लाइट को। नेक्स्ट हमारे पास हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अब ये डायग्राम, जब भी पेपर में डायग्राम बनानी है आपने ये वाली बनानी है, ये पेंसिल वाली डायग्राम नहीं बनानी है, आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम इसकी मस्ट है। Reflection of light, a ray of light IO traveling from air falls on the surface of a glass block। हमने इस पॉइंट को नाम दिया O का और इस रे को नाम दिया हमने I का, तो इसलिए हमने इस रे को नाम दे दिया IO का। ठीक है, ये ट्रेवल कर रही है और जैसे ही इसने मीडियम चेंज किया तो क्या हो गई है, बेंड हो गई है। एट द एयर ग्लास इंटरफेरेंस द रे ऑफ लाइट IO चेंज डायरेक्शन। इंटरफेरेंस यानी क्या, यहाँ पे ये बाउंड्री से जब ये बेंड हुई तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। एंड टूवर्ड द नॉर्मल बेंड किस तरह से हुई, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई। एंड ट्रेवल अलोंग द पाथ OR इनसाइड द ग्लास ब्लॉक, और ये अब किस में ट्रेवल करना शुरू कर दिया, ग्लास के अंदर। और ये ग्लास, ये मटेरियल है, ठीक है, ग्लास वो वाला नहीं है, ये मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का बना हुआ है। तो अब इस रे को हमने नाम दे दिया OR का। ठीक है, और द रेस IO एंड OR आर कॉल्ड द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे रिस्पेक्टिवली। इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये डेफिनेशन भी आ सकती है। द एंगल I मेड बाय द इंसिडेंट। अब एंगल I जो है वो क्या करता है, आई वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, जो कि किसके साथ बना है, नॉर्मल के साथ बना है।
विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन आ गई, उसके बाद एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल की डेफिनेशन आ गई, रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन आ गई, इंसिडेंट रे की डेफिनेशन आ गई। ये सारी वही जो आपने पिछले पढ़ी हैं, उसमें रिफ्लेक्शन में तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, जब भी आएगा तो पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम इट एयर इनटू ग्लास एंड वॉइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टेबल भी नज़र आ रहा होगा, तो इसमें कुछ इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपने याद करने हैं। इसमें जो स्पेशली ये वाला जो है, इसमें आइस, वाटर और डायमंड वाला जो है ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, तो ये स्पेशली आप लोगों ने याद करना है। बाकी आइस, वाटर, एयर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और जो डायमंड वाला है, चार तो आपने लाजमी याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हमने जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, इसी तरह से हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास जो है वो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो हैं वो सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका है कि अगर हम रेशो लेते हैं इंसिडेंट की, साइन ऑफ इंसिडेंट की किसके साथ, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ, तो वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। यानी कि द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, अगर हम आई का साइन लें और उसकी रेशो लें किसके साथ, साइन ऑफ आर के साथ, एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया है एन का। और वेयर द रेशो साइन आई ओवर साइन आर इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, सो वी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो सेकंड लॉ है, इसके दोनों लॉ वैसे आते हैं, दोनों लॉ आपने करने हैं, लेकिन जो सेकंड लॉ है ये स्टेटमेंट है स्नेल्स लॉ की, इसलिए आपको सेकंड लॉ अलग से भी आना चाहिए और उसके साथ भी आपको आना चाहिए। तो वेयर द साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन एंड इट इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड लॉ जो है इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो आप ये दोनों वैसे लॉज के तौर पे भी आपको आने चाहिए और ये स्नेल्स लॉ के तौर पे भी आपको आना चाहिए। वो क्या है, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, ठीक है। साइन ऑफ आई रेशो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि एन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो ये हमने इसमें पिछले में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है वो स्पीड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, तो ये चेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास इन द मीडियम, तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ये तो कंफर्म है कि हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ ms-1, और ये एयर में है। MCQs आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। और इसमें एयर में कितनी है, इसकी 3 × 10⁸ है। However, when light travels through a medium such as water or glass, its speed decreases। लेकिन जब वाटर या ग्लास में जाता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, वहाँ पे हम स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उससे उलट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और रेयर मीडियम में इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जबकि साउंड में हमने पढ़ा था कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है और रेयर मीडियम में स्लो होती है। तो यहाँ पे लाइट की के इसमें आएगा कि डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेयर मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए एयर में है। उसके बाद वाटर और ग्लास में स्पीड डिक्रीजेज, जब वाटर और ग्लास क्योंकि दोनों डेंसर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.3 × 10⁻⁸ ms-1, और वाटर में इसकी स्पीड कितनी है, 2.3 × 10⁸ है। वाइल इन ग्लास इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁸। सबसे ज़्यादा एयर में, फिर वाटर में और फिर ग्लास में। तीनों आपने याद करनी है MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। टू डिस्क्राइब द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वी यूज़ द टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम यहाँ पे जो टर्म यूज़ करेंगे उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे।
अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास कांस्टेंट n जो है इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, ये रेशो के इक्वल होता है। किसकी रेशो के इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है ये तो सेम रहेगी सब में, ठीक है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की रेशो लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के साथ, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज़ के इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 3 × 10⁸ है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अब मीडियम आपके पास कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, या कोई और मीडियम भी हो सकता है। तो इस तरह से इसकी उसके लिहाज से इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, डिफरेंट, यानी कि नीचे वाली वैल्यू आपके पास चेंज होती जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये आप लोगों ने चैप्टर 6 में 9th क्लास में भी पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम सी से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम वी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट उसकी निकाल सकते हैं। जैसे एयर की जो है वो 3 × 10⁸ है। अगर हम यहाँ पे मीडियम जो है वो वाटर ले लेते हैं तो वाटर की कितनी है, 2.3 × 10⁸। अब इस वैल्यू को 2.3 × 10⁸ पे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसका, वाटर का, ठीक है। इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं ग्लास का। इस तरह से कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हैं जो आप लोगों ने करने होंगे, ठीक है। तो ये इसका मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, और क्योंकि ये रेशो है इसलिए इसके यूनिट नहीं होते, ये दोनों स्पीड की रेशो हैं तो इसलिए इसके ऐसे यूनिट नहीं होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। और यहाँ पे ये है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ मटेरियल्स के। तो यहाँ पे आप वाटर का, एयर का, इसका आप इजीली निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से करने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।